Hello everyone. Good morning all of you. Today we are going to discuss lecture number 8, and this lecture number 8 is completely based on the previous lectures which we discussed on the behalf of Gauss law, right? So in the Gauss law we discussed that whenever any closed surface is enclosing a charge q, then what will be the amount of flux inside that surface? And the very precondition for the Gauss law to be applied is the closed surface should be there. Okay, so now you know that in the last lecture, in the previous lectures, I have discussed some numerical problems on the behalf of Gauss law in the electrostatics, and in the same series I am just moving forward with the problems based on the cube, right? So basically this needs a very fine imagination when you talk about the cube. Okay, so let me discuss the cube problem on the behalf of the Gauss law. That does mean if you are discussing this problem, definitely the common sense will be कि यहाँ पर जो क्यूब है उसकी जो चार्ज है, यानी कि जो चार्ज की जो पोजीशन है, अब की बार जो होगा क्यूब की अलग अलग पोजीशंस पर आपका चार्ज रखा होगा और आपसे क्यूब के फ्लक्स के बारे में पूछा जाएगा, राइट? और जब आप फ्लक्स के बारे में पता लगाते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप निकाल सकते हैं. सो मेनी पैरामीटर्स कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम दैट. So in this, basically you see the position number 1, position number 2, 3 and 4 are marked, okay, in the chemistry, and you know that this is a crash course, any derivation is not going to be there. So in this, basically this one, you know that in the cube this is a body center, the position number 2 is a face center, position number 3 is a edge center, and the fourth is, you can say this is vertex or the corner of the cube. Fine. And this shaded portion is there. I'll be talking about that why I have shaded this portion. Okay, so now see the position of charge is written over there, the body center. So first of all, please understand the problem that in the last lecture when I discussed the problem of the cylinder, when I put the charge over one surface, वन बेस और वन टॉप. ओके, तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि सबसे पहले ये देखिए कि गॉस लॉ में आपको क्लोज सरफेस बनानी है, राइट? अब अगर वो सिलेंडर था, सिलेंडर के टॉप पर चार्ज रखा था, तो आपने वहां पे एक सिलेंडर और बनाया था ताकि वो एनक्लोज्ड हो जाए. सो वहां पर टोटल आपका कितना सरफेस बन रहा था? 2 बन रहा था. तो 2 सिलेंडर वहां पे बन रहे हैं, तो वहां पर टोटल 2 सरफेसेस का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. ओके, तो जितनी भी गॉसियन सरफेसेस किसी चार्ज को एनक्लोज करती हैं इन टोटल, वही आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, राइट? अगर 2 का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है तो वहां पर 1 का कितना आया था? 1 बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इन अ सिमिलर फैशन, इफ आई डू डिस्कस दिस बॉडी सेंटर, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि जो क्यूब है, ये जो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा है, बॉडी के सेंटर पर रखा है, तो सिर्फ एक ही क्यूब की जरूरत है आपको. एक क्यूब से सारा चार्ज जो है वो एनक्लोज हो रहा है. तो दैट मींस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी द फ्लक्स ऑफ द क्यूब. सिंपल है. गॉस लॉ से क्यू कितना एनक्लोज है, गॉसियन सरफेस कितना है, ओनली 1 क्यूब है, तो डेफिनेटली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया. लेकिन क्या जैसे ही मैंने फेस सेंटर पर रखा, एज सेंटर पर रखा, कॉर्नर वर्टेक्स पर रखा, आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं डेफिनेटली, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने अपना 11th 12th में केमिस्ट्री भी किया है. तो केमिस्ट्री में जब सॉलिड स्टेट आता है, राइट, तो सॉलिड स्टेट में आपने ये सारी ज्योमेट्री जो है वो पढ़ी है कि जब भी कोई फेस सेंटर होता है, राइट, अगर मैं इसी रूम की बात करूं तो आप किसी भी वॉल को लीजिए, अगर उस वॉल को देखेंगे आप, वो जो फेस आप जो कंसिडर करेंगे वो कितने फेसेस से, कितने क्यूब से, कितने रूम से वो शेयर हो रहा है. क्या इस साइड वाले रूम से भी शेयर हो रहा होगा, राइट? क्या इस साइड वाले रूम से भी शेयर हो रहा होगा? सो लाइक दैट कि एक फेस 2 रूम से शेयर हो रहा है, तो एक फेस 2 क्यूब से शेयर हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि एक फेस 2 क्यूब से शेयर हुआ है, दैट मींस 2 गॉसियन सरफेस हैं. इसका मतलब 2 क्यूब का कितना था? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो एक फेस का कितना होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विल मेक द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इन द सिमिलर वे एज सेंटर. अब आप सोचिए कि एज कितने से शेयर होती है, राइट? एज कितने से शेयर होती है? आप देखेंगे यहां पे लिखा है 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर मैं एक क्यूब बनाऊं आपके सामने लाइक दैट, ओके, सो अगर इस क्यूब को अगर आप देखें, तो अगर मैं इस एज की बात करूं तो आप ऐसे ऐसे कितने इसके अलावा 3 क्यूब और आजू बाजू में बन सकते हैं इसके साइड में,
इसके ऊपर और इसके भी ऊपर, राइट। तो ये जो 4 है सब में ये एज कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स दिस एज इज बीइंग शेयर्ड बाय द 4। ओके, इसका मतलब 4 गॉसियन सरफेसेस आपने बनाई, 4 क्यूब आपने बना लिए। तो 4 क्यूब बनाए हैं, तो जो आपका गॉस लॉ है वो ये कह रहा है कि जो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, चार्ज एनक्लोज्ड, तो इन 4 में चार्ज एनक्लोज हो गया, तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो एक का कितना होगा, बाय 4 कर देंगे, दैट्स व्हाई द क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। देन क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर, अगर आप किसी कॉर्नर को पकड़ें, आप देखिए अगर मैं ये कॉर्नर पकड़ूं तो ये कॉर्नर कितनों में शेयर हो रहा है, इसके साथ वाला रूम, इसके साथ वाला रूम, फिर उसके साथ वाला रूम, फिर ऊपर 4, यानी कि टोटल 8 हो गए। यानी कि इस क्यूब के अलावा 7 क्यूब और बन सकते हैं। तो दैट मीन्स दिस वर्टेक्स और दिस कॉर्नर इज बीइंग शेयर्ड बाय द 8 क्यूब्स, राइट। तो 8 क्यूब का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक का कितना होगा 1 बाय, यानी कि आप उस अमाउंट का कितना कर देंगे 1 बाय 8 कर देंगे, दैट मीन्स क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई हैव शेडेड दिस पोर्शन। व्हाई? जब आपको ऐसे क्यूब का निकाल लिया जाता है, अलग अलग पोजीशन अगर हैं, तो आपने देखा कि अलग अलग फ्लक्स आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट क्यूब विल बी डिफरेंट इफ द पोजीशन इज डिफरेंट। सो क्यू फ्रॉम शेडेड पोर्शन, प्लीज सी व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉडी सेंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताइए एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और एज कितनी होती है? 12 होती है। ओके, तो अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल क्यूब का है और बॉडी के सेंटर पर क्यूब रखा है, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली यू विल बी सेइंग कि एक फेस का कितना आएगा 1/1/6, यानी कि 1/6। सो यहां पे आप जैसे कॉर्नर का करेंगे, कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर। इसका मतलब 8 कॉर्नर ने मिलकर कितना दिया था? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब एक का कितना होगा 1/8 होगा। जैसे ही आप एजेस पे जाएंगे तो 12 एजेस हैं, तो 12 एजेस का कितना था? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक का कितना होगा 12 एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा। ओके, यहां जब फेस सेंटर में आप बात करते हैं और एज सेंटर में बात करते हो तो शेडेड पोर्शन एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप कॉर्नर की बात करेंगे, जब आप कॉर्नर पे रखे हैं, तो आप देखिए कॉर्नर से कितने फेसेस आपको दिख रहे हैं। तो एडजेसेंट वाले तो हम लेंगे नहीं, 3, तो सिर्फ कितने दिखेंगे? 3 दिखेंगे। तो यहां पे देखिए मैंने इसीलिए इसको अलग से लिखा है कि अगर आप इस कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये सामने वाला फेस, तो ये 3 फेस ही आपको नजर आ रहे हैं, दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सो जो शेडेड पोर्शन है उसमें कितना लेंगे? अगर क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इतने का था, क्यूब का था, जब कॉर्नर पर था, तो 3 फेसेस यानी कि 1/3 कर देंगे, तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट विल बी फ्रॉम द शेडेड पोर्शन। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई हैव मार्क्ड दीज 4 पॉइंट्स हियर. These are questions itself. Okay, so प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्यूब में कहां पर रखा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वो यहां रख देगा, वो यहां रख देगा, बॉडी के सेंटर पे रखा है, फेस के सेंटर पे रखा है, तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि कितनों से शेयर हो रहा है और उसके बाद वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको समझिएगा। फ्रॉम दिस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ऐसे वो हेमिस्फीयर का दे देगा, स्फीयर का पूछ लेगा। अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं। गॉस लॉ को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पढ़ाया है, जनरली किताबों में पोटेंशियल के साथ दिया होता है, बट मैंने ये इसलिए इसको यहाँ पर मार्क किया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन से डिफरेंट सिस्टम्स की निकालते हैं। लाइक जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ले ली, सिलेंडर ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर सिर्फ वो डायग्राम्स बनाए हैं ताकि आप एक रिकैप ले सकें कि आपने जब बोर्ड का एग्जाम दिया उसमें जो आपने डेरिवेशन पार्ट किया था, उस डेरिवेशन पार्ट में आपने किस तरीके से उन डेरिवेशन को कर आप इन फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं यहाँ तक पहुंचे थे। राइट, सो यहां देखिए, यहां पे मैंने एक, या तो आप इसको बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ये, राइट। अगर आप इसको वायर माने तो डेफिनेटली इफ अगर वायर आपने ली है तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी होगी। मैं लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं। ओके, तो लैम्डा विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स हाउ मच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ. Lambda is Q by L. Okay, so now when you are taking the charge over a line,
और आपको अभी क्या निकालना है, इस लाइन चार्ज की वजह से आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप गॉस लॉ का अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया कि अगर यार मुझे स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आप उसमें उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और वो भी गॉस लॉ लगा के, तो आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो अब जब सिलेंडर का देखेंगे तो मैंने कहा था वो किसी भी शेप का हो सकता है, तो आप सिलेंडर बनाएंगे और सिलेंडर बनाएंगे तो इस तरीके से ये जो मैंने बनाया है सिलेंडर, ये आपकी गॉसियन सरफेस है। याद कीजिए यहां पर ये जो एरिया वेक्टर लिखते थे, तो सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होता था, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज जो हमने कन्वेंशन मानी हुई है, अगर ये होता था तो एंगल कितना बनता था, 90 डिग्री। तो ई डी एस कॉस थीटा यही हमारा फाई होता है। तो फाई अगर ये होता है तो ई डी एस कॉस थीटा में कॉस 90 जीरो बन जाएगा, यानी कि इन सरफेसेस का तो आएगा ही नहीं, सिर्फ कर्व सरफेसेस का आएगा। लेकिन अब बात आई कि जो पॉइंट जो आप निकाल रहे हैं वो कहां पर लाई कर रहा है, क्या वो सिलेंडर के बाहर लाई कर रहा है, क्या वो सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है, क्या वो सिलेंडर की सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। ओके, एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट डिपेंड्स ऑन कि आप जो सिलेंडर ले रहे हैं, अगर वो मान लीजिए आपको डायरेक्टली बोला गया है सिलेंडर मेटालिक है, नॉन कंडक्टिंग है, दैट मींस अगर नॉन कंडक्टिंग है तो कैसा केस लेना पड़ेगा, कंडक्टिंग है तो कैसा केस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पर जब आप डेरिवेशन करते थे तो आपको याद है कि लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, this r is the position of that point where you are calculating the electric field, okay, and this r position can be inside on the surface and outside the Gaussian surface. So this is very simple, you can derive। और अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज देखिए, मैं सिर्फ क्रैश कोर्स में टाइम सेव करने के लिए ये चीजें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसका अलग से एक सीरीज बनाएंगे जिसमें डेरिवेशन पार्ट वी विल बी डूइंग देयर, ओके। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ई सरफेस जब आपने निकाला तो क्या आर आपका आर ही बन गया, कैपिटल आर, क्योंकि आर आपकी इस सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है, तो आर आर बन जाता है। और प्लीज अंडरस्टैंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हैं, बिकॉज अगर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे तो नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, उस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप k भर सकते हैं, राइट। सो दिस विल बिकम 2k लैम्डा बाय r। देन आफ्टर e इनसाइड 0 फॉर कंडक्टिंग, अगर आपका कंडक्टिंग सिलेंडर है दैट मींस इन दैट केस e इनसाइड विल बी 0। हाउ, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको पता है कि जो पोटेंशियल है किसी भी मेटेलिक सरफेस के अंदर वो कांस्टेंट होता है। अगर मेटेलिक कांस्टेंट पोटेंशियल दे रहा है तो आपको पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता है, दैट इट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। सो इफ एनी क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट एंड द ग्रेडियंट ऑफ दैट कांस्टेंट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0 इनसाइड द कंडक्टर। ओके, मैंने ये बहुत अच्छे से कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स में। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लेक्चर्स पीछे हैं आप उनको एक सीरियल वाइज में देखिएगा, आपकी बहुत प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगी, आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं होगी, राइट। सो देन इफ नॉन कंडक्टिंग सरफेस इज बीइंग टेकन, सो इन दैट केस द एक्सप्रेशन इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, सो इसको आप 2k लैम्डा आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर आप बोल सकते हैं। अब बात आती है ग्राफ की। अगर आप ग्राफ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आर स्मॉल आर दैट इज अ पोजीशन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अंदर हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब आर 0 है, मतलब आप अंदर हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो नॉन कंडक्टिंग है तो आपने क्या देखा कि अंदर तो इनसाइड, क्या ये आर के प्रोपोर्शनल आ रही है? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दैट मीन्स कि आप लीनियरली वो वेरी कर रहा है, तो लीनियर ग्राफ आपके सामने यहां दिख रहा है। पर जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे, दैट इज आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, आप सरफेस पे पहुंच गए, तो आपने क्या देखा कि यार सरफेस पे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ गई इधर। और इसके बाद अगर आपने देखा कि आउटसाइड में तो ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में पैराबोला टाइप, राइट, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसे ही जब आप कंडक्टिंग की बात करते हैं तो आपने क्या देखा, कंडक्टिंग में अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर ही नहीं रही है, एग्जिस्ट कर नहीं रही है, तो अंदर तो 0 है, तो इस साइड तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा। लेकिन जैसे आप सरफेस पर हैं वहां पर लाई कर रही है और उसके बाद वो डिक्रीज हो रही है। ओके, सो आई थिंक आइडिया विल बी क्लियर कि आप इनफाइनाइट वायर ले रहे हैं, उसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, या फिर वो सिंपल आपको सिलेंडर की एक
शेप दे दे और उसके बारे में अगर पूछ ले कि वो मेटेलिक है या फिर वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, तो आप गॉस लॉ का अप्लाई करके इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। सो दीज आर द एप्लीकेशंस। ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इनफाइनाइट वायर। अब देखिए, आपने इनफाइनाइट वायर ली अभी और आपने आंसर निकाल के दिया सर 2k लैम्डा बाय आर आया, दैट वाज द आंसर 2k लैम्डा बाय आर। जैसे हमने निकाला था 2k लैम्डा, दिस इज, प्लीज राइट, दिस इज 2k लैम्डा बाय आर। मैंने ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये एक आपकी पीपीटी में इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक, और जो सिर्फ और सिर्फ टाइम सेविंग के लिए हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज और कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप प्लीज इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और एक समराइज नोट्स आप इसमें बना सकते हैं, ठीक। सो जो ई नेट आता है वो 2k लैम्डा बाय आर आता है। तो किसी भी ए पोजीशन पर मान लीजिए आर की दूरी पर है तो आपने ये निकाला था, ठीक। लेकिन अब बात आई, क्वेश्चन आपको ऐसे दिखने को मिलेंगे, ऐसे दिखने को मिलेंगे जैसे दो वायर ली, दोनों वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया लैम्डा 1 लैम्डा 2, राइट। अब अगर इनके ऊपर चार्ज है, सपोज 2 वायर्स आर देयर, फॉर एग्जांपल इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस पेन एंड द 2 वायर्स आर देयर, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, ओके। अब आपको मालूम है कि इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज है, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो ये लगाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। और आपको यह भी पता है कि अगर ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे की फील्ड में रखे हैं, दैट मीन्स अगर इसका चार्ज ले लिया जाए तो इसकी फील्ड में मैं इसको रखा हुआ मान सकता हूं और इसकी फील्ड में इसको रखा हुआ मान सकता हूं। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, फोर्स बराबर QE, राइट, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर मैंने वैसा ही किया है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो फोर्स मैंने मान लिया ये B है, मैंने चार्ज इसका ले लिया QB और मैंने किसको, B को माना है कि वो A की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो आंसर विल बी Q। जो Q है, Q क्या है, लैम्डा 2 इंटू एल, दैट इज लैम्डा क्या होता है, Q बाय L होता है, तो लैम्डा 2 होगा तो यहाँ पे Q, इसको B बोल देंगे और ये हमारा L है, राइट। सो उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है A की, क्या आपने निकाली है, अगर मान लीजिए R की दूरी पर है तो आपने अभी कहा है कि 2k लैम्डा बाय R होता है, तो 2k लैम्डा बाय R होता है, तो हमने अब देखिए लैम्डा किसका लेना है, उसका लेना है जिसकी फील्ड में रखा हुआ है, तो लैम्डा 1 हमने यहाँ पर लिया है। सो दैट्स व्हाई F बाय L 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय R। अब अगर आप इनके क्वेश्चंस देखेंगे दैट विल बी वेरी सिंपल। अगर बात कहाँ होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स में, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ओके। और अगर आपको फॉर्मूले की बेसिक जो है वो नहीं मालूम है तो भी आप क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ओके। देन आफ्टर लेट मी स्विच टू द अनदर कॉन्सेप्ट, दिस इज चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यू कैन से दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ओके। और अगर ये स्फेरिकल शेल है तो आपने क्या देखा, अब कंडक्टिंग है तो सारा का सारा जो चार्ज है क्या वो सरफेस पर आ जाएगा, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज यूनिफॉर्मली, ओके। तो प्लीज अंडरस्टैंड, तो यहां पर भी क्या होगा, हम एक पॉइंट मानेंगे जिस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां है कैपिटल P, मैंने एक पॉइंट मान लिया जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, राइट, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल शेल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहां पर ये इसका r, इसका रेडियस है, और ये जो r स्मॉल r हम मान रहे हैं, ये स्मॉल r हम उस पॉइंट की पोजीशन मान रहे हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ओके। सो अगर मैं मान लेता हूं कि पॉइंट बाहर है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल EDS बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल है। तो DS आपको स्फीयर का एरिया निकालना है तो कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर, वो नीचे से चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, फाइन। सो यहां से अब देखिए ये मैंने जो सिग्मा r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर लिखा है, ये मैंने कैसे लिखा है, आप सिंपल समझ सकते हैं कि जहां पर भी आप शेल की बात करते हैं या फिर सरफेस की बात करते हैं तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी रोल में आती है, राइट। तो सिग्मा से हम इसको दिखाते हैं, आपको मालूम है कि जो सिग्मा होता है क्या वो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया होता है, फाइन। तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया अगर होता है तो Q बाय एरिया, अभी मेरा चार्ज कितना है Q, एरिया कितना है 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि अगर मैं Q 4 पाई r स्क्वायर को सिग्मा रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
राइट लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड नीचे वाला जो आर स्क्वायर है वो एरिया बना देगा और ऊपर आर स्क्वायर आपका एज इट इज बच जाएगा. सो दिस इज सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. ये आप अपने आप भी डिनोट करके लिख सकते हैं. ये मैं सिर्फ फॉर्मूले डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, आप प्लीज इनकी ब्यूटी समझिए. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप सोचिए कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वो डेरिवेशन से निकल के आता है, राइट जो डेरिवेशन के जो स्टेप्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं और उन्हीं से ही आप चीजें सॉल्व कर पाते हैं अगर आपको वो डेरिवेशन अच्छे से आता है तो. देन आफ्टर व्हेन यू कम टू द सरफेस, that means small r becomes capital R, that definitely you will put this and you will have the expression like capital Q by 4 pi epsilon naught capital R square. So this is sigma by epsilon naught. Fine. So you can directly retain in your mind that the surface, if the point where you are calculating is on the surface, then it becomes sigma by epsilon naught, and another one is the inside. अंदर आएंगे तो चार्ज है ही नहीं, अगर चार्ज नहीं है तो जो सरफेस है उसके अंदर चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है. और आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है. और प्लीज़ मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, अगर कोई चाहता है कि मैं थोड़ा सा एक रिकैप दूँ डेरिवेशन का, जब आप ये लेते थे तो आप याद कीजिए, तो आप क्या इससे गॉसियन सरफेस मान लेते थे क्या? जब ये लेते थे तो गॉसियन सरफेस आप इसी को मान लेते थे, जब अंदर लेते थे तो गॉसियन सरफेस हमारी यही हो जाती थी, तो इसके अंदर इनक्लोज हो जाता था, या फिर आप इसको मान सकते हैं. तो कोई भी सरफेस मानिए, यहाँ तो कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है. तो ये एक डेरिवेशन का पार्ट था जिसके अंदर ई डी एस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बार बार लगा के आप ये एक्सप्रेशन निकाल रहे थे. कहीं पर आर बराबर आर हो रहा था तो आपने एक्सप्रेशन में इसको पुट किया था एंड यू गॉट द आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके फाइन. सो if I talk about the graph here, then definitely you know that inside the spherical shell there is no electric field, so definitely this portion will be blank and no curve will be drawn here. Then after when you reach at the surface, then after electric field start decreasing, right, in the inverse manner, so you will get the curve like this. So guys, this was lecture number 8, and in the next lecture I'll be completing this this series of the electric field and the Gauss law, and then after the third road step is the electric potential. Okay, so we will be discussing the electrostatic potential in probably in the lecture number 10. Fine. So in the lecture number 9 some topics are left here, like infinite plane sheet is there. Okay, and when this spherical shell becomes a solid sphere, what happens in that case? So and what happens when you are taking a sheet, when plane is being taken there, what will be there if the sheet has a thickness there? Okay, so 2-3 topics are left. I'll be completing in the next lecture. So till then, thank you very much, goodbye, and stay active. Thank you very much.